वेलकम बैक दोस्तों। अगर ये वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो पूरी भी देख लेना और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम पढ़ रहे हैं होल्डिंग डिवाइस और आज का जो टॉपिक है वो है वाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिटर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड आप लोगों के तो प्रैक्टिकल ही नहीं हो सकते जब तक आप वाइस के बारे में ना जानें। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल में बहुत सहायक होने वाली है। इसके बिना आप अपने प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। ये आपने अपने प्रैक्टिकल लैब में देखी होंगी। बेंच, आपके प्रैक्टिकल लैब में बहुत सारी बेंचेस होंगी, उनके ऊपर माउंटेड रहती हैं, मतलब उनके ऊपर हमने इनको फिक्स किया होता है ताकि इनके ऊपर कोई जॉब को पकड़ा जा सके। ये होल्डिंग डिवाइस हैं, जॉब को पकड़ती हैं ताकि उनके ऊपर कोई ऑपरेशन किया जा सके। कौन कौन से ऑपरेशन, हम उसको यूजेस में समझते हैं। यूजेस, वाइस के यूज क्या क्या हो सकते हैं? फॉर फाइलिंग, कटिंग ऑपरेशंस आमतौर पर ये होंगे। वाइस में पकड़ के जॉब को जो भी हम ऑपरेशन कर रहे होंगे प्राइमरीली वो कटिंग ऑपरेशन होंगे, एक लेग वाइस को छोड़कर। फाइलिंग एक कटिंग ऑपरेशन है जब हम रेती से किसी को साइज को बना रहे होंगे, साइज को कम कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे, उसको हम फाइलिंग कहते हैं ना। दूसरा क्या हो सकता है? सॉइंग। सॉइंग मतलब सॉ होता है आरी। अगर हम किसी चीज को काट रहे होंगे तो उस जॉब को हमें पहले पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम काट पाएंगे आरी से, उसको हम कहते हैं सॉइंग। तो दूसरा इसका यूज जो है वो सॉइंग में आता है अगर हम हाथ से उन चीजों को काट रहे होंगे। तीसरा जो इसका काम आता है वो आता है डीबरिंग। ये शायद आपके लिए एक नया शब्द हो, डीबरिंग। इसको हम चिसलिंग भी कह सकते हैं। डीबरिंग होता है जब हम किसी जॉब पे फाइलिंग करते हैं या हैक्सॉइंग से उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा उसके किनारे बहुत शार्प हो जाते हैं, उनमें से बाबरी निकल जाती है। उन बाबरी को हटाने के लिए हम या तो चिसलिंग से या फिर रेती से उनको हटाते हैं। चिसलिंग मतलब हम धातु को ऐसे हैमर के साथ काट के और उसको हटाना चाह रहे हैं, उसको डीबरिंग भी कहते हैं। बाबरी को हटाना डीबरिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग और टैपिंग, टैपिंग होता है जब हम चूड़ियाँ काटते हैं, किसी छिद्र के अंदर इंटरनल चूड़ियाँ काटनी होती है तो उसको एक टैप सेट आता है, उस टैप सेट से हम अंदर चूड़ियाँ काटते हैं और पाइप के ऊपर भी हम डाई सेट से चूड़ियाँ काटते हैं। इन सभी ऑपरेशंस के लिए हमें वाइस की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब अपना ट्रेड प्रैक्टिकल जो भी आप कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, उसमें आपने वाइस का उपयोग जरूर करा होगा। वाइस के डिज़ाइन को या उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एक इसका नट और बोल्ट का सिद्धांत को मैं समझाना चाहता हूँ। शुरुआत यहाँ से करते हैं उसको समझने के लिए। अगर आपने नट को फिक्स कर दिया और आप बोल्ट को घुमाएंगे तो आप देखेंगे बोल्ट आगे या पीछे जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है। और अगर हमने बोल्ट को पकड़ लिया और इसको घुमाने से तो नट आगे और पीछे जाएगा। यही हमारे वाइसिस का वर्किंग प्रिंसिपल है। कई वाइसिस ऐसी हैं जिसमें नट फिक्स रहेगा और बोल्ट आगे पीछे चलेगा, बंद करने के लिए वाइस को या खोलने के लिए। यही इसके डिज़ाइन का आधार है, हमारा वर्किंग प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं। और अगर हमने बोल्ट को पकड़ लिया तो नट किसी जॉ को धक्का देगा। ये इस लेक्चर में हम समझेंगे आगे चल के। वाइस के पार्ट्स को समझने के लिए हम शुरू करते हैं। एक जो सबसे कॉमन वाइस है जो आपने अपने प्रैक्टिकल लैब में देखी होंगी, ये है वो। ये बेंच के ऊपर ऐसे बंधी रहती है इन होल्स के द्वारा। जो ये दो होल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इससे ये बेंच पर बंधी रहती है। इसके पार्ट्स के बारे में ज़रा समझते हैं। एक ये बॉडी है पूरी, जो आधार के साथ ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये बॉडी है। इस बॉडी के साथ एक इसको जो फिक्स है, इसको हम कहते हैं फिक्स जॉ। ये वाला हिस्सा नहीं कह रहा हूँ मैं, इस वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। पीछे जो कास्टिंग का है ये सारा, ये बॉडी है, नीचे आधार, ये जो आधार आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये बॉडी, और यहाँ तक ये है आपका फिक्स जॉ। और जो इसके आगे लगा हुआ है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है, इसी तरह इसमें भी स्क्रू लगे हुए होंगे। इनको कहते हैं हार्ड जॉ। ये अलग से लगाए जाते हैं ताकि अगर ये घिस जाएं तो इनको बदला जा सके, आपकी वाइस वही काम करेगी। ये वाला जो जॉ है, इसके साथ एक ये पूरी गाइड लगी हुई है। ये पूरा अंदर से एक है ये हिस्सा। अगर मैं इसको पलट के आपको दिखाऊं तो ये हिस्सा जो है इसके अंदर मूव करेगा पूरा, ये इधर से बाहर निकल जाएगा और ये ऐसे आगे चलेगा। इसके साथ जो जॉ है उसको हम कहेंगे मूविंग जॉ, और इसके ऊपर जो है एक हार्ड जॉ आपका इसके साथ भी स्क्रू से फास्टेंड है, मतलब उसके साथ फिक्स है। पीछे की तरफ अगर आप देखना चाहें तो एक स्क्रू है जो यहाँ तक भी आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर थ्रेड कटी हुई है ना। और यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका स्पिंडल और ये है इसका हैंडल। यहाँ पर एक आपको आकृति अलग से दिखाई दे रही होगी, ये इसका नट है जो अंदर जाकर उस स्क्रू को पकड़े हुए है। भारी है तो हाथ में लेके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने उसको देख लिया होगा ना। आकृति आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी, इसके सारे पार्ट्स आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे। फिक्स जॉ जो बॉडी का एक पार्ट है, आधार, बॉडी और फिक्स जॉ एक साथ हैं। उसके साथ लगा होगा एक मूविंग जॉ, उसमें एक पूरा कास्ट आयरन की एक गाइड का काम करता है और उसके अंदर अंदर हमारा स्क्रू चलता है।
स्क्रू रहता है, आप ऐसा समझें, क्योंकि चलेगा तो पूरा मूविंग जॉ जो है पूरी एक असेंबली है, उसमें जॉ के साथ ये गाइड भी रहेगी। गाइड मतलब ये उसको स्लॉट को, जो आपका फिक्स जॉ है, जो बॉडी है, उसके अंदर जो आपका एक रास्ता है उसमें ये गाइड होके चलता है, मतलब ज़्यादा हिलता नहीं है, इधर उधर नहीं हिलने देता। और ये कवर का काम करता है आपके स्क्रू के लिए, ताकि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह, उसमें हम ग्रीस वगैरह लगा के रखते हैं तो वो ना बैठ जाए। और अंदर जो मैंने पीछे से आपको दिखाया था वो है इसका नट, उस नट के अंदर होके ये स्क्रू जा रहा होगा। स्प्रिंग इसको टाइट रखता है, हैंडल ऑपरेट करने के काम आता है। अब इसको ऐसा समझें, बॉडी के साथ नट जो नीचे से हमने लगा रखा है, जिसके अंदर से स्क्रू जा रहा है, वो फिक्स है, वो हिलेगा नहीं, वो तो बेंच के साथ फिक्स हो गया। बॉडी नहीं हिलती है, फिक्स जॉ भी नहीं हिलेगा। जब हम इसके हैंडल को घुमाएंगे तो ये पूरी मूविंग जॉ की जो असेंबली है ये अंदर और बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि नट फिक्स है। अगर हमने इसके स्क्रू को घुमाया, हैंडल से घुमाया, तो ये पूरी चीज़ स्क्रू आगे चलेगी और अपने साथ साथ पूरी गाइड और मूविंग जॉ को अपने साथ लेके आगे चलेगा। तो आपका ये पूरी मूविंग जॉ वाली असेंबली है, ये आगे चलने लगती है। तो रेफरेंस के लिए पार्ट्स नेम मैं सारे यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको फोटोग्राफ में वो दिखाई दे रहे होंगे, समझा भी दिया मैंने उसको कैसे हैं। एक बार इन पार्ट्स को दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये है आपकी बॉडी आधार के साथ, ये जो नीचे आधार है इसके साथ ये जो पूरी बॉडी है, फिक्स जॉ इस बॉडी के का ही हिस्सा होता है, उनके ऊपर लगे रहते हैं ये हार्ड जॉ, राइट। उसके बाद आपका मूविंग जॉ, ये आपका मूविंग जॉ है, ये आगे पीछे चलेगा। फिर है आपका स्पिंडल, ये वाला जो पोर्शन है बाहर जिसमें आपका ये हैंडल लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। इसके बाद वो नट शुरू होगा, स्क्रू शुरू होगा। स्पिंडल के बाद वो स्क्रू है, स्क्रू के बाद ये एक स्प्रिंग है जो मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शुरुआत में अधिकतर हर जगह स्प्रिंग का हम प्रयोग करते हैं, कभी वो लीफ स्प्रिंग होगा, कभी वो इस तरह का टेंशन स्प्रिंग होगा। फिर बॉक्स नट इस प्लेट के साथ ऊपर लगा हुआ है, उसके अंदर से वो जा रहा है निकलकर आपका स्क्रू, उसमें भी चूड़ियाँ कटी होगी, इंटरनल चूड़ियाँ कटी होंगी। और बॉक्स नट के बाद हैंडल, ये रहा आपका हैंडल, और फास्टनर्स, जैसे 2 फास्टनर्स यहाँ लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, और 2 नट बोल्ट इसको बेंच के साथ बांधने वाले हैं। तो इसकी एक बार आपको वर्किंग दिखा दूं, थोड़ा सा एंगल चेंज करके इसकी वर्किंग दिखा दूं कि जब हैंडल चलता है तो ये कैसे मूविंग जॉ आगे पीछे जाता है। बेंच वाइज ऐसे काम करेगी। यहाँ पर ये बेंच के साथ, अभी तो मैंने स्टूल पे रखा है, लेकिन ये बेंच के साथ सिक्योर रहेगी। और हैंडल को एक तरफ घुमाने से आपका जो मूविंग जॉ है वो बंद होगा, वो करीब जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने से वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइसेस आपकी एक मशीन वाइस, जिसको टूल मेकर्स वाइस भी कहते हैं, उसके अलावा बाकी सारी वाइस आपकी कास्ट आयरन की बनेगी, वही फाइन ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनेगी। पर वाइस में जो हैंडल है, स्पिंडल है और आपका स्क्रू है, ये माइल्ड स्टील के बनते हैं। ये माइल्ड स्टील के बनेंगे। माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील, याद आया? ये माइल्ड स्टील के बनेंगे। बाकी पूरी बॉडी आपकी कास्ट आयरन की बनेगी, और इसके जो हार्ड जॉज हैं, जो जहाँ से ये पकड़ेगा, जिसके हमने ऊपर क्रॉस लगाया होता है, वो बनेंगे हार्डेंड स्टील की, मतलब हाई कार्बन स्टील को हार्ड करके हम उसको लगाते हैं। और जो नट बोल्ट होते हैं वो तो स्टैंडर्ड बनते ही हैं एमएस के। तो ये है इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हैंडल माइल्ड स्टील का, ये स्पिंडल माइल्ड स्टील का, इसके अंदर जो ये लगा हुआ है स्क्रू, ये भी माइल्ड स्टील का, और आपके जो ये जॉज लगे हुए हैं ये हार्डेंड स्टील के, बाकी सारी बॉडी आपकी कास्ट आयरन की। और स्प्रिंग और नट बोल्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड मटेरियल के बनते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक है टाइप जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दूसरा है साइज। और वाइस का साइज हमेशा जॉ की विड्थ से लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत आता है ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये है इसके जॉ, चाहे मूविंग जॉ हो चाहे फिक्स जॉ हो, इस जॉ की जो ये विड्थ होगी ना, ये विड्थ फिलहाल ये 4 इंच है। कितनी है? 100 mm। आप देखेंगे 10 पे आ रही है ना, 10 मतलब 4 इंच। किसी भी वाइस का साइज उसके जॉ की विड्थ से लिया जाएगा। तो साइज के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है, कितना खुल रहा है वो साइज नहीं है वाइस का, उसके जॉ की जो विड्थ है वही हम साइज मानते हैं। उसी अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार वो कितना खुल सकता है वो स्टैंडर्ड में तय हो जाता है। अब बात रह गई इसके टाइप्स की। पहली वाइस बेंच वाइस। बेंच वाइस जो अभी हम डिटेल में जान ही चुके हैं, उसको बेंच वाइस कहते हैं। उसकी आकृति, उसकी फोटो, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे कि ये कौन सी वाइस है। नीचे 4 आंसर लिखे होंगे, उनमें से एक आंसर आपको सही करना होगा। पहला बेंच वाइस हम समझ चुके हैं। हैंड वाइस छोटे रिवेट्स, छोटे बोल्ट, उनको अगर पकड़ के आपको कोई ऑपरेशन करना है, जैसे कोई बोल्ट है और आपके पास वाइस नहीं है, छोटा सा बोल्ट है, तो हमारे पास एक ये हैंड वाइस होती है। ये इसमें हम छोटे किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ के, इसको कहीं बांधना नहीं होता, ये हाथ में ही, और इसका जो नट है वो भी विंग नट है, जिसको आप हाथ से खोल और बंद कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बंद भी हो रही है और खुल भी रही है। तो अगर किसी छोटे नट को पकड़ना है आपको,
तो आप इस हैंड वाइस में पकड़ सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग दिखाई देगा, और इसमें क्या है, आपका जो स्क्रू है वो फिक्स है, आपका नट आगे पीछे चल रहा है, और उस वजह से ये इसके एक मूविंग जॉ को ऐसे धकेल रहा है। मतलब यहाँ पर इसका हिंज है, ये हिंज पर ऐसे चल रहा है, तो नट इसको ऊपर से धक्का देगा, नीचे से ये फिक्स है, आप देख पा रहे होंगे नीचे से रिविट से ये फिक्स कर रखा है। तो जब मैं इसको बंद करता हूँ तो ये इस हिंज पर ऐसे घूमेगा और बंद करके पकड़ लेगा उस चीज़ को। इसमें स्क्रू फिक्स है और नट चल रहा है। ये है आपकी हैंड वाइज, और फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही होगी। तीसरी है लेग वाइज। अरे बाप रे, हैंड वाइज जो हाथ से प्रयोग हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेग वाइज जो पैरों से प्रयोग होगी, नहीं। उस वाइज में एक लेग है जिसको टेक्निकल भाषा में टॉर्क आर्म कहते हैं। वो क्या होता है कि जब हम कोई बहुत भारी काम करना, भारी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बल लग रहा हो, उन कामों को करने के लिए ये वाइस काम नहीं करेंगी, बेंच वाइस काम नहीं करेंगी। तब एक बहुत हैवी वाइस, और वो बेंच बहुत भारी होनी चाहिए, लोहे की या किसी धातु की बनी होनी चाहिए। मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत भारी वाली है मेरे पास। ऑलराइट, ये है वो लेग वाइस। अगर आप देख पाएँ, इसके इस जगह पे ये टेबल पे माउंट होगा, और इसका जो ये लेग जा रहा है इसको लेग कहते हैं। यहाँ पर भी हम उस टेबल के पैर के साथ इसको क्लैंप कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। बाकी इसमें हैंडल होगा और वही हिंज वाला एक जॉ होगा जैसे हैंड वाइज में था। आप ये समझें कि इस तरीके की कोई चीज़ है, उसमें एक पैर और लगा रखा है, उसको पैर को भी हमने पकड़ रखा है, वही टॉर्क आर्म है। तो जब हम इसको यहाँ से कोई बहुत भारी काम करेंगे, किसी चीज़ की बाइंडिंग करेंगे, फोर्जिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तब ये छोटी छोटी वाइस काम नहीं करेंगी, वो बहुत हिलेगी और टूट जाएंगी चीज़ें। तब हम भारी एक वाइस का प्रयोग करते हैं। उसमें भी स्क्रू लगा होगा, स्पिंडल होगा, हैंडल होगा, हिंज होगा और स्प्रिंग। स्प्रिंग दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पत्ती लग रही है ना, ये स्प्रिंग का काम करती है, इस वाले मूविंग वाले जॉ को धकेल के रखती है। तो स्प्रिंग तो सब में होगा। स्प्रिंग होने की वजह से हमारा जो नट और बोल्ट की जो चूड़ियाँ हैं वो टाइट रहती हैं, वरना जब हम उस पर ऑपरेशन करेंगे तो खुल नहीं जाएगा। उसको टाइट रखने के लिए स्प्रिंग हर वाइस में जरूर होगा। तो इसको हम लेग वाइस कहते हैं। लेग क्यों? क्योंकि इसमें एक पैर निकला हुआ रहता है, टॉर्क आर्म, और उसको भी हम क्लैम्प कर देते हैं ताकि जब हम ऊपर ऑपरेशन करें तो ये एक स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। चौथे नंबर पे है पाइप वाइस। किसी बेलनकार आकृति को अगर आपको पकड़ना है तो हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। ये है वो आपकी पाइप वाइस। इसमें जैसे मैंने एक राउंड को पकड़ा हुआ है, इसमें क्या होगा, स्क्रू चल रहा है तो ये नट फिक्स है, ये किसी टेबल पर ऐसे माउंट होगा, और आपको मान लीजिए ये इसमें पकड़ना है राउंड, तो आप इसको स्क्रू को नीचे की तरफ करके, नट अपनी जगह है तो ये स्क्रू नीचे आएगा, उसका ये मूविंग जॉ फिक्स जॉ के साथ, इसमें एक वी ग्रूव के नीचे और ऊपर ग्रूव बने रहते हैं, उसमें ये फंस जाता है, आपका जो भी आपको पकड़ना है वो फिक्स हो जाता है। अब जैसे हमने इस पर थ्रेड काटी हुई है, ये थ्रेड कैसे काटी गई होगी, किसी डाई से इस थ्रेड को काटा गया होगा BSW की, क्योंकि ये राउंड है, राउंड के ऊपर BSW की थ्रेड कटेंगी और पाइप के ऊपर BSP की थ्रेड कटेंगी। वो हम जब थ्रेड्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो ये है आपकी पाइप वाइस। नाम पाइप वाइस इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं यहाँ पर, और उसके बाद उसको टाइट करके होल्ड कर लेते हैं। सभी वाइसेस में स्पिंडल, हैंडल, स्क्रू ये सब MS के बनेंगे, और बाकी बॉडी कास्ट आयरन की रहने वाली है, सिवाय अगली वाइस के जिसका नाम है मशीन वाइस। मशीन वाइस को हम टूल मेकर वाइस भी कहते हैं। और ऐसे ही बेंच वाइस को हम इंजीनियर्स वाइस भी कहते हैं। इंजीनियर्स वाइस भी इसी का नाम है। इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं कॉमन भाषा में। मशीन वाइस, अब ये क्या चीज़ है, ये है आपकी मशीन वाइस या टूल मेकर वाइस। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि ये किसी मशीन के बेड पे बनती है, जैसे शेपर मशीन हो या आपकी ड्रिलिंग मशीन हो, और जॉब को पकड़ने के लिए ये वाली जो सतह है इसकी, ये मशीन रहती है, ये मशीन सरफेस है इसकी। और यहाँ पर हम वो पैरेलल ब्लॉक, याद आया आपको, पैरेलल ब्लॉक को रख के और जॉब की सतह को बिल्कुल सीधा रख के, तब हम उस पर शेपर, स्लॉटर, ड्रिलिंग, टैपिंग मशीन से जब हम काम करते हैं तब हम टूल मेकर वाइस या मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी ये मूविंग जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये इसके हार्ड जॉ हैं जो इसको स्क्रू के साथ लगाए हुए हैं, स्क्रू है, स्पिंडल है, हैंडल है, राइट। और ये जो ग्रूव हैं इसके साथ वो बेड प्लेट पे जो टी बोल्ट ग्रूव होते हैं उसमें यहाँ पर इसको पकड़ लिया जाता है। तो मशीन के बेड के साथ ये बन जाती है और इसके ऊपर हम पकड़ लेते हैं जॉब को। लास्ट है पिन वाइस। पिन वाइस मतलब जो बहुत पतली चीज़ों को पकड़ने में प्रयोग होती हो।
इसमें एक लगा रहता है कॉलेट चक। कॉलेट क्या चीज़ होती है? कॉलेट ऐसी चीज़ होती है जो स्नैप करके पकड़ ले किसी जॉब को। मतलब इसमें तो हम स्क्रू करके ऐसे उसको बंद करते हैं जॉब को। उसमें मूविंग जॉ और फिक्स जॉ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक बाहर एक पेंसिल होती है, उसको ऐसे दबाएं तो अंदर से लेड निकल जाती है। उसको अगर आप गौर से देखें तो नीचे का हिस्सा, ऊपर का वो हिस्सा दबाने से वो खुल जाता है और छोड़ने से वो वापस पकड़ लेते हैं। इसी तरह इसमें जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा होगा, इसमें नीचे का हैंडल घुमाने से ऊपर जो आपको 3 पीस में वो एक इसके बाहर निकले हुए चक दिखाई दे रहा है, वो टाइट होता रहता है। ये ऊपर चढ़ता रहता है इसकी स्लीव, और टाइट करके उन तीनों को ऐसे करीब बंद कर देती है। इस बीच में हम उस जॉब को पकड़ लेते हैं। पतली चीज़ मतलब जैसे निडल, आल पिन, इस तरह की चीज़ों के लिए तो उसको हम कहते हैं पिन वाइस, क्योंकि इसका नाम ही पिन है। तो ये उतनी ही पतली चीज़ों को पकड़ने के, उसको पकड़ के अगर आपको काटना है, कोई ऑपरेशन करना है, तब आप कर सकते हैं। हैंड वाइस तो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसमें वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब एक छोटी सी बात और है इसमें समझने के लिए, वो ये है कि कभी कभी अगर हमें मशीन्ड सरफेस को पकड़ना हो, मतलब जिस पे हम मशीनिंग कर चुके हैं, अब अगर उसको हमें वाइस में पकड़ना होगा तो इसके जो हार्ड जॉ हैं वो उसके ऊपर निशान नहीं मार देंगे, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड एंड स्टील के बने हुए हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास होते हैं सॉफ्ट जॉज। ये अलग से आते हैं और ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम फिक्स जॉ और मूविंग जॉ के बीच में फिक्स कर देते हैं और इनके साथ पकड़ते हैं हम उसको, जो हमारा जॉब है, वर्क पीस है। ये आमतौर पर सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे एल्युमिनियम या किसी और धातु के बने हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने लेदर की या रबड़ की लाइनिंग कर रखी है, ताकि जब हम इस जॉब को पकड़ें तो जॉब की सतह पर निशान ना आए जो कि हार्ड जॉ डाल सकता है। ये समझने के बाद अब रह गया सिर्फ एक बात, प्रिकॉशंस। साफ सफाई यूज़ करने से पहले, क्योंकि जब हम उस पर कटिंग ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारी चिप्स, बहुत सारी बर्स जो हम मटेरियल पे से उतार रहे हैं, फाइलिंग करते हुए निकलती है ना, वो इसके ऊपर गिर सकती हैं। गिरेंगी तो इसकी गाइड के साथ उस ग्रूव में जाके उसकी सरफेस को खराब कर सकती है, ढीली हो जाएगी आपकी वाइस। तो साफ सफाई रखें, ग्रीस और ऑयलिंग का ध्यान रखें, मतलब गाइड के ऊपर ये जहां से इसके अंदर जा रहा है दोनों तरफ, इस पे ऑयल लगा होना चाहिए ताकि एक स्मूथ मूवमेंट रहे। इसका जो ये आपका स्क्रू है पीछे, इस पर ग्रीस लगी होनी चाहिए ताकि नट के साथ इसका मूवमेंट स्मूथ रहे। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना। तो ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके रखें। इसके जॉज को कभी बहुत ज़्यादा टाइट हमें बंद नहीं करना होता, क्योंकि वरना उसके जो नट की चूड़ियाँ हैं और स्क्रू की चूड़ियाँ हैं डैमेज हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी और उसमें एक बैकलैश एरर आ जाएगा या फिर वो फंसने लगेंगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमारी वाइस ख़राब हो जाती है, फिर हमें उसका स्क्रू बदलना पड़ेगा। आपके कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के बारे में जिसको हम वाइस कह रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स मुझे भेजें, मैं उसके उत्तर आपको दे सकता हूँ। तो इस टॉपिक पर जो मुझे आपको समझाना था वो इतना ही था। आज के लिए विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।